जी, तो लास्ट टॉपिक है जी हमारा ग्लोबलाइजेशन। नाम तो आपने सुना हुआ है पहले भी। इसको ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, हम ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं जनरली कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है, इंटरलिंक्ड हो गई है। ठीक है। और मैं बताता हूँ बच्चों को कि हम इसको कह सकते हैं कि हम कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एवरी बिजनेस इन एनी कंट्री इज फेसिंग कंपटीशन विद ऑल अदर businesses which are operating in any part of the world। क्योंकि अब जो है उनके कस्टमर्स के लिए सप्लायर से कम्युनिकेट करना या आपका कंज्यूमर से कम्युनिकेट करना या बिजनेस का कि दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट करना, ये अब आसान हो गया है। अच्छा, अब वो आसान क्यों हो गया है? और इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो भी आसान हो गई है, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो मल्टीनेशनल से भी आ रहा है। कंपटीशन जो है वो इम्पोर्टेड आइटम से भी आ रहा है। तो लोकल फर्म्स, खाली ये नहीं कि आपका कंपटीशन सिर्फ उन फर्म के साथ है विच ऑपरेट इन द सेम कंट्री। नो, आपका कंपटीशन तो वो न्यूजीलैंड में कंपनी बैठी हुई है उसके साथ भी है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं और फिर आप वो चीज़ें मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं आप। तो ये ग्लोबलाइजेशन में ये हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये देखो, ग्लोबलाइजेशन में कि पूरी दुनिया एक ही आप कह लो कि द होल वर्ल्ड हैज बिकम वन ग्लोबल विलेज, ये हम ये बोलते हैं। मतलब विलेज यही हुआ जिसमें एक्सेस होती है आपकी आराम से एक दूसरे से, और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती कनेक्ट करना किसी भी बंदे से। अच्छा, तो उसकी मेन वजह क्या है जी? रिडक्शन इन द बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ। तीन चीजें हैं क्या? एक तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट है वो उसमें बैरियर कम हो गए। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जी रिमूव हो गए, वो तो फ्री ट्रेड हुई ना। फ्री ट्रेड में तो बैरियर्स लगते ही नहीं, इसमें है कि बैरियर्स कम कर दिए गए। अच्छा, और एग्रीमेंट के थ्रू, अगर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो फिर बैरियर कम हो सकते हैं, और कई जगहों पर बैरियर रिमूव भी किया जा सकते हैं टोटली। बहरहाल वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर आराम से हो रही है। ठीक है, बैरियर्स ना होने के बराबर है। और इसी तरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी दूसरे मुल्क में, तो मल्टीनेशनल भी करती हैं, आपको पता है। मल्टीनेशनल तो हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के शेयर खरीद लें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, कोई बैरियर्स नहीं लगे हुए। और तीसरी चीज वर्कर्स, तो तीन चीजें आ गई। गुड्स एंड सर्विसेज का क्रॉस द बॉर्डर जो है ना वो मूव करना, जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही आता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। ठीक है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो रही है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आती है, ये भी आपको पता है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या ना होने के बराबर है। और वर्कर्स की भी, कि आपको वर्कर्स चाहिए तो आप अपने मुल्क से मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो वो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वर्क वीज़ा वगैरह जो होता है वो आसानी से लग रहा है उन कंट्रीज़ के दरमियान जहाँ पर एग्रीमेंट हुआ हुआ है, तो जहाँ बैरियर्स को कम कर दिया गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी एक या दो कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमने जैसे अभी बात की है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है जो इवॉल्व हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, और आगे भी और इवॉल्व हो रहा है। और उसमें और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना वो इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। और वो कैसे पार्ट बनते जा रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे, कि उसमें कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करते जा रहे हैं, वो आपस में इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। तो आगे हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि कंट्रीज इंटीग्रेट हो रहे हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है और कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इसलिए ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, और ये जैसे मैंने बताया कि पूरी जो दुनिया है वो एक कंट्री बन गई है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कम है, आसानी से लोग भी आ जा रहे हैं, चीज़ें भी आ जा रही हैं, और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से एक से दूसरे मुल्क में हो रही है। अच्छा, फिर उसमें ये कि अब जो कंज्यूमर्स हैं, फ़ायदा देखिए हम, जो हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल होती हैं, और वो अपनी मर्जी का जो मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, उसको आसानी से वो सेटिस्फाई कर सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास लोकल आइटम के अलावा दूसरी आइटम भी अवेलेबल हैं। चाहे वो इंपोर्ट से आ रही हो, या चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हो उस कंट्री में। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका ये भी है कि आप जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि किसी दूसरे कंट्री में, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना वो अलाउ करती हैं कि कोई
नॉन रेजिडेंट बंदा या दूसरे मुल्क का बंदा हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करे या किसी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, इवन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। आपको पता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हमने पढ़ा भी हुआ है कि ये गवर्नमेंट ने जब लोन लेना होता है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी खरीद, जब इस हद तक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कम हो गई हैं तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने में भी प्रॉब्लम नहीं है, बेचे भी जा सकते हैं, खरीदे भी जा सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं से भी। तो वो मसला नहीं है। अच्छा, और मल्टीनेशनल तो फिर वो पूरी दुनिया में आप ऑपरेट कर ही रही हैं, वो आपको पता ही है। अच्छा, और अभी अगर हम देखें तो देर इज, अब जैसे लिखा है करंटली मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स की अब जैसे हम बात करते हैं तो यूके में अगर आपने जाना है ना, तो यूके का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ पे वर्क परमिट भी आसानी से नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया आसान है थोड़ा, कनाडा वहाँ पे भी थोड़ा आसान है। मिडिल ईस्ट में चले जाए वहाँ तो बहुत ही आसान है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि वहाँ वर्क परमिट क्या, वहाँ तो विजिट वीज़ा भी लेना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी मिल जाता है। तो मूवमेंट ऑफ वर्कर्स जो है इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शन कम नहीं हुई। लेकिन अब वो कंट्रीज जो कि लेबर पे रिलाय करते हैं, आप मैंने कौन सी लेबर, माइग्रेंट लेबर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में ब्लॉक भी बनाते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं, ट्रेड ब्लॉक जिसे बोलते हैं। और ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है कि वो कंट्रीज जो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम हमारे दरमियान अगर वर्कर्स मूव करेगी अक्रॉस द बॉर्डर तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल जो रेगुलेशन होती है वो रखेंगे, वर्कर्स उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और हम उसको आने देंगे, वो माइग्रेट कर सकता है अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में या हमारे मुल्क से किसी और मुल्क में। तो ये लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं, जैसे मैंने बताया कि वर्कर्स के मामले में थोड़ा सा कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसमें फिर कुछ कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं और फिर ये काम आसान हो जाता है आपके लिए, सूटेबल वर्कर्स आसानी से दूसरे मुल्कों से मिल जाते हैं। कभी मल्टीनेशनल कंपनी भी होती है ना, वो कहती है कि हमें हमारे वर्कर चाहिए, क्योंकि उनको पता है वो स्किलफुल हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो हम यहाँ लोकल वर्कर्स उतने आप कह लें कि नॉलेजेबल नहीं हैं या ट्रेंड नहीं हैं, तो हमें टॉप पोजीशन के लिए वही बंदे चाहिए जो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो फिर वहाँ पर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के थ्रू आप वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए वही मेंबर कंट्रीज के दरमियान, क्योंकि ट्रेडिंग ब्लॉक्स जिन कंट्री के दरमियान बनता है उसी को हम कहते हैं मेंबर कंट्रीज। अच्छा, और ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बहुत सी टाइप्स हैं, वो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं जिस जो अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो उस पर हम बात करते हैं अभी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं सारे मेंबर कंट्रीज के दरमियान। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज अगर देखें, मेन रीजन चार हैं बड़े बड़े। एक एडवांसेस इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको पता है आजकल तो इंटरनेट तो पहले ही था, फिर व्हाट्सएप भी आ गया, व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजें जो भी है, तो आसानी से कम्युनिकेट करना, सैंपल दिखाना, को प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देना, पिक्चर देना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए आपका एग्रीमेंट करना किसी ऐसे सप्लायर से या कंज्यूमर से जो फार ऑफ लैंड पे रहता है, वही को बड़ा मसला नहीं रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें जैसे भी है, तो आराम से डेमो भी दिया जा सकता है, उसको देख के आप इवन के लाइव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, लाइव आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वाइल स्टेइंग फार अवे फ्रॉम दैट कंट्री। तो आसान हो गया आपके लिए फिर ट्रेड करना या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना या क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आ रही है वो है इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अब जो है वो बेटर रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, ये अब आ गई है और बेहतर हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, एफिशिएंट है। तो जिस वजह से चीज़ें लेके जाना आना बहुत आसान हो गया है। शिप्स चलें, हवाई जहाज़ में तो जल्दी चीज़ें पहुंच जाती हैं, और रोड भी, ट्रांसपोर्ट में भी अगर नेबरिंग कंट्रीज है तो प्रॉब्लम नहीं है। शिप जो है वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन वो उसमें भी जो है वो अब फैसिलिटी आ गई हुई है कि इवन पेरिशेबल आइटम जो है ना, वो भी कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं और वो लंबे अरसे तक उनको आप होलसम रख सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं, वो अपनी ओरिजिनल जो क्वालिटीज़ हैं उनको लूज़ नहीं करते। तो चीज़ों को लेके आना जाना जो है वो आपके लिए आसान हो गया है, तो इसलिए चीज़ें पहुंच जाती हैं दूसरे मुल्कों में भी। अच्छा, वो आपको पता ही है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आती है रिमूवल ऑफ सम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, वो आपको पता ही है, उसमें चाहे आप टैरिफ को ले लें, अगर कोई एम्बार्गो लगा था तो वो कम कर दिया। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, क्योंकि हमने आपको पता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पड़े में, तो उसमें मेन जो है वो टैरिफ ही होता है, क्योंकि टैरिफ लगाने से इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। अच्छा, वैसे अगर हम और ले लें, थोड़ा कोटा होता है, तो कोटा भी आपको पता है एक लिमिट लगाई होती है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवानी, उसको कोटा को भी बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो इस तरह
आप इसी तरह फॉरेन करेंसी का कंट्रोल होता है जिसे एक्सचेंज कंट्रोल बोलते हैं, कि इससे ज़्यादा फॉरेन करेंसी में डील नहीं करना, उसको कम कर दिया, उसको बढ़ा दिया जाता है कि आप ज़्यादा फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी लिए आसानी हो जाती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है। एक तो ये तीसरी चीज आ गई। चौथी चीज जो है वो है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंट्रीज इन विच अ फर्म कैन बेस पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब ये क्या है? ये है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे मुल्क में आना चाह रही है और वहां पर अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही है, ये नहीं कि किसी लोकल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाह रही है अपना, जिसे एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी आप कम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन। वरना होता है ना कि नहीं भाई ये फॉरेन कंपनी नहीं आएगी, हमारे मुल्क में हमारी कंपनीज ही चलेंगी, तो वो उसको भी कम कर देते हैं ताकि आपकी कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी अपनी ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में खोल सकें। तो ये चार मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबलाइजेशन आसान हो गई है। तो ट्रांसपोर्ट में आप स्टोरेज की जो फैसिलिटी है, बेटर स्टोरेज, वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यानी कि जो नेटवर्क है आपका, रोड नेटवर्क है या रेलवे नेटवर्क है, उसके अलावा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अगर आपने देखना है कि मुल्क के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप मैयर कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, उसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे पहले है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड टू वर्ल्ड आउटपुट रेशो। मतलब क्या? कि वर्ल्ड में कितनी चीज़ें, वर्ल्ड ट्रेड हो रही है तो आउटपुट कितनी बन रही है। अगर वर्ल्ड ट्रेड टू वर्ल्ड आउटपुट रेशो जो है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी वर्ल्ड ट्रेड जितनी हो रही है, आप अगर वर्ल्ड आउटपुट उसके करीब करीब है, या चलो उसके 60% है या 70% है, इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड आउटपुट अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है ज़्यादा पूरे मुख्तलिफ मुल्कों में उसको ट्रेड भी किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये भी देखा जा सकता है, मतलब एक कंट्री का नहीं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो आप जो है ना वैरायटी ऑफ कंट्रीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है, मतलब ये जितनी भी जीडीपी बनाते हैं उसमें से एक्सपोर्ट कितना करते हैं। अगर ये रेशियो हाई है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है ये कंट्रीज भी ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह फिर आप ये भी देखते हैं कि पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, वो उसको उसमें भी एफडीआई टू जीडीपी रेशो आप देख सकते हैं इसके अंदर। सॉरी, वो गलत चला गया। ये जो पोर्टफोलियो है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको एग्जामिन कर सकते हैं, कितनी हो रही है, कितनी अमाउंट की हो रही है कंट्रीज के अंदर, या कंट्रीज कर रहे हैं या उनके मुल्क में हो रही है, ये भी ग्लोबलाइजेशन को ही इंडिकेट कर रहा है कि बढ़ रही है। इसी तरह एफ डी आई टू जी डी पी रेशो के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी जीडीपी कितनी है और उसमें से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी रेशो क्या है जो हो रही है, इससे भी ग्लोबलाइजेशन का पता चलता है। जितनी रेशो हाई होगी ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी। फिर वर्कर जो है ना वो कितने माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंटरनेशनल माइग्रेशन हो ररी है, अगर ये फिगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। हर कंट्री से लोग दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों से कुछ उन और मुल्कों में भी जा रहे हैं, यानी कि जिन मुल्कों में वर्कर माइग्रेट होकर जा रहे हैं वहां के लोकल वर्कर्स भी दूसरे मुल्कों में माइग्रेट होकर जा रहे हैं, तो उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, और हमने यही पढ़ा था क्योंकि जो मेन चीजें हैं ग्लोबलाइजेशन में वो यही आती हैं क्या? गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर मूव कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द बॉर्डर आ रही है जा रही है, और आपके तीसरी चीज वर्कर्स जो आ जा रहे हैं, तो यही ग्लोबलाइजेशन को में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन की तरह देखें। सबसे पहले तो फायदा अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि आप जिस चीज में अच्छे हैं आप उसको बनाते हैं, आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, और इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट करती है स्पेशलाइजेशन को। तो आप के रिसोर्सेज जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा सूटेबल हैं आप उनको बनाते हैं, तो आप चूँकि रिसोर्सेज उसके लिए आइडियली सूटेड हैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं, और तो क्या आपने जो रेस्ट ऑफ द गुड्स हैं जो एक्सेस हैं उनको बाहर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ से जो इंपोर्ट आपने करना है वो कर सकते हैं। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करते हैं, हर चीज़ बनाने की कोशिश नहीं करते। ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो जिसके लिए आपके रिसोर्सेज सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे लेकिन आउटपुट उतनी नहीं बढ़ेगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, फिर ये एक और फ़ायदा कि लोअर प्राइसेस, जिससे कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है, ये आपने इसमें पढ़ा हुआ है। लोअर प्राइसेस क्यों होती हैं भला? क्या वजह है ग्लोबलाइजेशन में लोअर प्राइसेस क्यों होंगी? ये दो रीजन हैं इसके पीछे। एक,
एक क्या कि स्पेशलाइजेशन हो रही है, एक ही चीज को बल्क में बना रहे हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रहा है, उससे तो एवरेज कॉस्ट कम होनी ही होनी है। दूसरी चीज कि कंपटीशन बढ़ता है ग्लोबलाइजेशन से। कंपटीशन जब बढ़ता है तो आपको पता है प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है, और हर कोई कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और वन ऑफ द वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स इज टू रिड्यूस प्राइस। तो प्राइसेस ओवरऑल कम होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कंज्यूमर्स का सरप्लस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, और साथ में ये भी इंटरकनेक्टेड ही है कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा वैरायटी मिलती है, ऊपर भी बात की थी। तो कस्टमर आसानी से अपनी मनपसंद की चीज़ अपनी मनपसंद की प्राइस पर, अपनी मनपसंद की क्वालिटी पर खरीद सकता है। मैंने जैसे कि ये अब ग्लोबलाइजेशन में ये गाड़ियां जो पाकिस्तान में आई, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है ना, और क्या है। तो अब आ गई तो अब चॉइस बढ़ गई आपके पास, अब आप हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी की चीज़ लेके जा रहा है। अच्छा, अब आगे फिर इस तरह फ्री मूवमेंट ऑफ वो जो डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आ ये रहा है कि इसमें पोटेंशियल क्या है कि टू रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज। वो क्यों? वो इस तरह से कि अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग जो कि लो वेज पे काम कर रहे हैं, अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है मल्टीनेशनल की शक्ल में, या वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है, दोनों सूरतों में आपको फायदा हो रहा है। वो कैसे कि अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कंपनीज जो पहले से चल रही हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज कंट्री में, वो ग्रो करेंगी और ज़्यादा वर्कर्स हायर करेंगी। एक बात तो वो वर्कर जो अनएम्प्लॉयड थे, दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट एम्प्लॉयड। दूसरी चीज़, जो मल्टीनेशनल आएंगी अपना बिजनेस सेटअप करेंगी, वो ज़्यादा अच्छी वेज पे वर्कर्स को हायर करेंगी। तो वो वर्कर्स जो कि फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड थे और दे वर लुकिंग फॉर बेटर वेज, तो वो उनको वहाँ पर मिलेगी, और उससे वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। तो ये फायदा दोनों में हो रहा है हमें। तो इनक्वालिटी इससे दोनों में हमें कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो लोअर इनकम ग्रुप है उनकी वेज हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, जो अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जिनको वेज लग रहा था कि रीजनेबल नहीं मिल रही और वो ज़्यादा वेज मांग रहे थे, वो उनको भी ज़्यादा वेज मिलेगी। अच्छा, अब अगर डिसएडवांटेज की तरफ देख लें ग्लोबलाइजेशन के, तो सबसे पहले तो इसमें है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो जारी बात है, हमें नजर आती है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो जो इन एफिशिएंट फर्म्स होंगी वो तो बंद हो जाएगी ना भाई, जारी बात है, वो तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगी ना। तो वो बंद होंगी, और अगर वहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हैं वो, तो आपका पूरा जो इकोनॉमिक वो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इवन आप भी अगर कुछ इंडस्ट्रीज पे अब स्पेशल इंडस्ट्रीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आप बाकी इंडस्ट्रीज को कहेंगे ये इन पे डिपेंडेंसी हम कम करते हैं, वो बनाते हैं जिसमें हम अच्छे हैं स्पेशलाइजेशन करके। तो दोनों सूरतों में अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होने वाला है। और वो फिर कम तभी होगा जब वर्कर्स को दूसरा स्किल आता होगा ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो बंद हो गई कंपटीशन की वजह से, या फिर आपने आपके मुल्क में स्ट्रक्चरल चेंजेस आई और आपने कुछ इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि वो ग्रो करें, और कुछ इंडस्ट्रीज जो है ना वो फिर डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगी। तो इसको बाकी आप डेवलप कर सकती हैं फिर, कि और ये मैंने आगे बताया भी है आपको, कि अगर देखें इसमें लिखा हुआ है कि while opening up an economy to greater international competition will cause some industries to expand, कुछ तो बढ़ेंगी और कुछ जो है ना वो डिक्लाइन होंगी। ये मैं बता चुका हूँ आपको बात। अच्छा, फिर कंट्रीज जो है ना वो आर मोर ससेप्टेबल टू डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स, यानी कि कुछ कंट्रीज जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है डिमांड और सप्लाई साइड शॉक से। और अब जारी बात है, चूंकि ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीज इंटरलिंक्ड होते हैं, तो वो अफेक्ट तो आना ही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जंग हो रही है अमेरिका इसराइल और ईरान में, पेट्रोल यहाँ महंगा हो रहा है। सोचो ना आप जरा। तो चूंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे कंट्रीज इंटरलिंक्ड हैं, उस वजह से इम्पैक्ट जो है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज जो कि अफेक्टेड होते हैं उनसे ज़्यादा कंट्रीज में जाता है, जो कि एक ड्रॉबैक है। आप कोविड 19 की ले लो, मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि अगर ग्लोबलाइजेशन ना हुई होती तो कोविड 19 कभी भी चाइना से पूरी दुनिया में नहीं फैलना था। क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में चीज़ें देता है, तो एक वन ऑफ द रीज़न है कि कोविड 19 उसके साथ ट्रैवल करके लोग भी आते जाते हैं, चीज़ें भी आती जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, आपको पता है। तो उसकी वजह से वो भी ट्रैवल करके पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये एक बहुत बड़ा, ये भी इम्पैक्ट आप बता सकते हैं ग्लोबलाइजेशन में, कि अगर कोई पैंडेमिक है तो वो भी पुराने ज़माने में लिमिटेड रहता था एक सर्टेन एरिया तक। अब वो पूरी दुनिया में फैल रहा होता है, यानी कि कभी हुआ ही नहीं आज तक ना, पूरी दुनिया कभी बंद हुई, ये आपने एक्सपीरियंस किया है, हमने एक्सपीरियंस किया है। इससे पहले ऐसे नहीं देखा पूरी दुनिया ही बंद हो जाए। वो इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन इतनी हो चुकी है एडवांस लेवल पे, कि उसने ये भी फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ना था। अच्छा, और
फिर ये कि वो जो सप्लाई साइड शॉक्स आते हैं उससे फिर कीमतें महंगी होती हैं, शॉर्टेज होती है, आपको पता है, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता है, और वर्ल्ड रिसेशन क्रिएट होता है। सिर्फ एक कंट्री में रिसेशन नहीं आता, मल्टीपल कंट्रीज में वो रिसेशन जो है ना, वो फिर अफेक्ट करता है। और ख़ास तौर पर जो सप्लाई साइड शॉक वैसे तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सारी बात है। अब एआई जो है वो सब पॉजिटिव सप्लाई सप्लाई साइड शॉक लेके आएगा। जो कोविड 19 था वो नेगेटिव सप्लाई साइड शॉक लेकर आया था। अच्छा जी। फिर आगे हम चलते हैं तो आगे इसी तरह जो फ्री फ्लो ऑफ पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अब उसमें रिस्क भी है कि भाई आप कर रहे हैं और आपको जब रिस्क, क्योंकि आप तो कारोबारी पर्पज के लिए कर रहे हैं, जैसे ही लगेगा कि भाई ये रिस्की है, आगे हालात अच्छे नहीं हैं, तो फौरी तौर पर आप इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लेंगे। और अगर विदड्रॉ करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लायर साथ होता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करेंगे तो सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, उसका मल्टीपल टाइम इफेक्ट होगा। और जैसे ओवरऑल जो इकोनॉमीज हैं उनकी जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा उसका। अच्छा फिर ये भी कि अब जैसे गवर्नमेंट्स हैं जो कि लो टैक्स रखती हैं, ठीक है, तो इट मे मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ गवर्नमेंट विच वांट्स टू स्पेंड मोर टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। अब आप ग्लोबलाइजेशन में यही काम कर रहे होते हैं कि आप चाह रहे हैं कि जी टैक्सेस जो है ना वो कम किए जाएं, ठीक है ना, और तभी ग्लोबलाइजेशन होगी, तभी रिस्ट्रिक्शन कम होगी। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट जा रहा होता है। भला कैसे, को बता सकते हैं मुझे? ये जो ग्रीन मैंने एरिया शेड किया हुआ है, ये क्या बता रहा है, कैसे इसको डेवलप करेंगे? कि गवर्नमेंट, अगर दूसरे फर्ज किया कि एक गवर्नमेंट है, एक कंट्री की गवर्नमेंट है जो पॉवर्टी कम करना चाह रही है, लेकिन उसके साथ कोई और कंट्री है जिसने अपने टैक्स कम कर दिए, तो क्या होगा? ये इससे होगा ये कि पॉवर्टी कम नहीं हो। क्यों बोला, पता है? इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे सर। जी, टैक्स कम कर दिए, इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी, एक तो ये बात है। तो इसका मतलब है कि फिर आप इंपोर्टेड आइटम ले रहे हैं तो फिर लोकल इंडस्ट्री को तो आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे आपके लोग, तो फिर वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और होगी, पॉवर्टी और बढ़ेगी। ये बात, फिर अगर लो टैक्स रेट है तो लोग स्विच करेंगे बाहर, कि यार वहाँ टैक्स कम है, वहाँ चलते हैं। यानी कि दोनों तरह का टैक्स ले लो ना, आप इनडायरेक्ट टैक्स भी ले लो, तो इनडायरेक्ट टैक्स का तो आपने बता दिया सही है, और डायरेक्ट टैक्स है तो कहेंगे यार हम वहीं जाते हैं, तो आपका ब्रेन ड्रेन होगा, बाहर जाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बचेगी नहीं, इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी, तो यहाँ पर भी पॉवर्टी और बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास वो मैन पावर ही नहीं है, वो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है जिससे आप इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकें। तो फिर जो लोग पॉवर्टी में हैं वो मजीद और पॉवर्टी में जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। और क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है ना कंट्री, अब एक्सेस आसान हो गई है लोगों के लिए, लोगों के लिए मूव करना या लोगों के लिए वहाँ इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। तो लोग कहते हैं यार फिर वहीं क्यों ना इन्वेस्ट करें दूसरे मुल्कों में जहाँ टैक्स कम है, क्योंकि प्रॉफिट में भी तो टैक्स लगता है। तो कहते हैं अपने मुल्क में नहीं करेंगे, हम वहाँ कर लेंगे। तो अपने मुल्क में ना करने से फिर जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो फिर पॉवर्टी में और इजाफा होगा, क्योंकि जीडीपी भी नहीं होगी, फिर जीडीपी पर हेड कम हो जाएगी। अच्छा फिर ग्लोबलाइजेशन में ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर पोल्यूशन कंट्रोल्स। वही हमने बताया, मल्टीनेशनल जो है ना वो गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाने नहीं देती, वो टैक्सेस भी नहीं लगाने देती, इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ाने देती, पोल्यूशन कंट्रोल भी नहीं लगाने देती, और रेगुलेशन भी वो उस तरह से गवर्नमेंट विजिलेंटली नहीं इम्पोज कर सकती, क्योंकि मल्टीनेशनल उनको थ्रेट करती हैं भाई, कि भाई हम चले जाएंगे वरना। अब उन्हें पता है भाई ये तो, जैसे पहले बताया, इतनी हैवी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ये जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में, तो कि इनके लिए मुमकिन नहीं है कि इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना सकें जिससे पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है जी, अब ये हमने पढ़ लिया। अब है ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जिसकी हमने पहले बात की थी। और ट्रेडिंग ब्लॉक्स आप ऐसे कह लो कि ये इंटीग्रेशंस होती हैं, जैसे कि बिजनेस इंटीग्रेशंस होती हैं ना, कि बिजनेसेस आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर इकोनॉमीज आपस में ज्वाइन हो जाती हैं थ्रू एन एग्रीमेंट, और उसको बोला जाता है ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आप फेवरेबल टर्म्स पे एग्रीमेंट करते हैं कि दोनों कंट्रीज को उसमें फायदा हो जाए, और उसको ट्रेडिंग ब्लॉक बोला जाता है। ट्रेडिंग ब्लॉक जो हैं वो इंटेंस लेवल के भी होते हैं, और बिल्कुल आप कह लें प्राइमरी लेवल के भी होते हैं। जो सबसे आप कह लो कि इनिशियल लेवल का का ट्रेडिंग ब्लॉक होता है उसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, क्योंकि आप फ्री ट्रेड एरिया नाम से ही नजर आ रहा है, तो इसमें आप क्या करते हैं, जितने फ्री ट्रेड एरिया के मेंबर बनते हैं कंट्रीज ना, उनके दरमियान ट्रेड फ्री होती है। ठीक है, सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें ये कहते हैं कि जब आप
किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड करेंगे जो कि नॉन मेंबर होगा, वहां आपको, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें आप। आपने टैरिफ लगाना है, ज्यादा लगाना है, कम लगाना है। और उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है यहाँ पर, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। ये क्या है, ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन ये अभी यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। ये छूट है आपको। मतलब ये है, अगर ये हो ना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कोई बैरियर नहीं लगा हुआ, फाइन। लेकिन अगर आप किसी नॉन मेंबर कंट्री से ट्रेड करेंगे ना, तो आपको टैरिफ लगाना पड़ेगा जो सारे मेंबर कंट्रीज लगा रहे हैं। यानी कि अगर 10 मेंबर कंट्रीज हैं और कोई 11वां अगर फर्ज किया नॉन मेंबर कंट्री है जिससे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, ट्रेड मना थोड़ी है। ठीक है, अब 10 नॉन मेंबर कंट्रीज में तो ट्रेड हो रही है फ्री। ठीक है, लेकिन नॉन मेंबर कंट्री से जब आप ट्रेड करेंगे तो आप उस पर टैरिफ लगाएंगे, तो वो टैरिफ वही वाला होगा जो सारे मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया होगा। इसे बोलते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया में ये नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो अपना एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज है उनकी, वो खुद नॉन मेंबर कंट्री से खुद तय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कस्टम यूनियन में क्या है, ये एक स्टेप आगे जाता है कि ये कहता है कि मेंबर कंट्रीज ट्रेडिंग ब्लॉक जो है, मेंबर कंट्रीज में तो ठीक है फ्री ट्रेड होगी, लेकिन जब आप नॉन मेंबर कंट्री से ट्रेड करेंगे, कोई भी मेंबर कंट्री, तो उनमें कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाया जाएगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि सारे मेंबर कंट्रीज जब भी किसी नॉन मेंबर कंट्री से ट्रेड करेंगे, तो वो बैरियर, जो टैरिफ है वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, फिर हम आते हैं मॉनेटरी यूनियन पे। ये उससे अगला स्टेप आ गया हमारे पास ट्रेडिंग ब्लॉक का। और इसमें क्या है जी, कि इसमें हम इसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम भी अब दे देते हैं, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर माना कि मेंबर कंट्री के दरमियान जो है ना वो ट्रेड अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, और फ्री जो है ना वो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वर्कर्स हैं और गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो चल रहा है काम ये। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो वो चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है, वो है, जिसकी वजह से इसको मॉनेटरी यूनियन बोला जाता है, कि इसमें कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। यानी कि मेंबर कंट्री के दरमियान एक कॉमन करेंसी रख दी गई कि आप इस करेंसी में ट्रेड करें, आपको करेंसी को चेंज किया कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे इकोनॉमिक यूनियन है, आपको पता ही है। तो इकोनॉमिक यूनियन में जितने भी मेंबर कंट्रीज आपको इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो यूरोपियन कंट्री नजर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे, इनके एक कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको कहते हैं यूरो। अब इसका मतलब है कि आपके पास अगर यूरो है, तो आप यूरो में कोई भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लें अपने मेंबर कंट्री से, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात है। और उसमें ये है कि इसमें जो मॉन एक तो ये बात है, कॉमन करेंसी। और दूसरा, इसमें आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, वो भी कॉमन होती है, सेम होती है। ठीक है। और वो सारे कंट्रीज मिलकर डिसाइड करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कम करना है, तो सब वही करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, एक और स्टेप आगे, फुल इकोनॉमिक यूनियन। ये सबसे इंटेंस लेवल की का ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, और इसमें सारे फीचर्स होते हैं। अच्छा, एक और एक होते हैं क्या, कि इसके में जारी बात है, आप कि फ्री ट्रेड हो रही है इसके अंदर, वो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लगा हुआ है इसमें। आपकी जो क्या कहते हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं सारी की सारी कॉमन होंगी, सेम होंगी, मतलब, और करेंसी भी सेम है, करेंसी भी सेम। और ऊपर था मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट, इसमें फिजिकल पॉलिसी भी मिला लें, वो भी कॉमन होती है। टैक्सेस लगाते हुए भी आपने जो डिसाइडेड होगा टैक्स के बारे में, वो ही टैक्स लगाया जाएगा, अपने पास से टैक्स कम ज़्यादा नहीं करेंगे आप। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग ब्लॉक की चारों जो टाइप्स है वो हमने कर लिया। अब आखिरी टॉपिक जो हमारे पास रह गया है इसमें से, वो है ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा, तो ये देखने के लिए मेरा ख्याल है 6 मिनट रह गए, इसमें कवर नहीं होगा। तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लें, मेरा ख्याल है शायद 5-7 मिनट लग जाएं, तो दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें।